हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। पहले दो चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्रोडक्शन और उसके फैक्टर्स थे, और एग्रीकल्चर, और उसके बाद में हमने अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा और उसके थोड़े से कॉजेस, और जो भी उसका जो रिजल्ट होता है इकोनॉमी पे, जो भी इफेक्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे, सोशल एस्पेक्ट्स थे, कल्चरल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी जो भी थे, वो हमने पढ़े थे पहले दो चैप्टर में, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे ग्लोब, मतलब पूरे विश्व में पॉवर्टी एक ग्लोबल चैलेंज है। पॉवर्टी हम इस चैप्टर में हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन पॉवर्टी एक ग्लोबल चैलेंज है, ठीक है। और इंडिया के सामने भी पॉवर्टी का चैलेंज एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। वेरियस सरकारों, मतलब आज तक जितनी सरकारें आई, उन्होंने कई एफर्ट्स डाले हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए। कुछ एफर्ट्स सफल भी हुए हैं, कुछ एफर्ट्स सफल नहीं भी हुए हैं, जितने ज़्यादा होने चाहिए थे उतने, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी जो भी पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम रहता है वो आज भी परसिस्टेंट है हमारी कंट्री में, ठीक है। दूसरे जो सेक्टर्स होते हैं उसमें भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा जो रेट रहता है वो भी एक पॉवर्टी का रीज़न है। तो ये सब हम कुल मिलाकर आज हम पढ़ने वाले हैं
पॉवर्टी की लाइन हम पढ़ने वाले हैं, मतलब जो पॉवर्टी लाइन जो मेजर है इसका कि किन किन लोगों को हम पुअर गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट कौन गिना जा सकता है उसके बारे में पढ़ा था, उसी तरह से इसमें भी हम किसको पुअर कंसीडर कर सकते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके कॉजेज भी पढ़ेंगे, इसके कंसिक्वेंस जो होते हैं पॉवर्टी के, जो कौन कौन से ग्रुप इससे अफेक्ट होते हैं, कौन कौन से सेक्शन अफेक्ट होते हैं, अभी इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और जो ग्लोबल ट्रेंड क्या है पॉवर्टी का, वो सब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 3। देखिए, पॉवर्टी आज हमारे इंडिया में सबसे कठिन चुनौतियों से एक है इंडिया में, ठीक है। ऐसा क्यों है कि जो ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम है ना, वो कई सालों से चला आ रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया ना कि सरकारों ने क्या, जो पिछली भी कितनी सरकार है, जो आज की सरकार है, पिछली जो भी सरकार है, उन सब ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन फिर भी पॉवर्टी मतलब परसिस्टेंट रही है। कम तो हुई है लेकिन अभी भी एग्जिस्टेंट है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी कंट्री के सामने कठिन चुनौतियों में से एक है, और ये बहुआयामी समस्या है, मतलब मल्टी डायमेंशनल। इसका कोई एक रीजन नहीं होता और एक रिजल्ट नहीं होता, मतलब एक कॉज नहीं होता और एक कंसिक्वेंस नहीं होता। इसके कई कॉजेस होते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉजेज होते हैं इसके, और नंबर ऑफ रिजल्ट्स होते हैं इसके। कितने सारे सेक्शंस को ये अफेक्ट करती है, कितने सारे रिजल्ट्स होते हैं, इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। और कॉजेस ऑफ पॉवर्टी आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों से पॉवर्टी आती है हमारी कंट्री में और ग्लोबली भी, और एंटी पॉवर्टी में जो मतलब गवर्नमेंट्स ने क्या क्या जो भी उपाय किए हैं, गरीबी विरोधी उपाय किए हैं, कोई स्कीम लाई गई है, और ये सब हम पढ़ेंगे। ह्यूमन पॉवर्टी का भी हम एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि जो भी हम बोलते हैं कि पुअर लोग वो तो हो जस्ट पॉवर्टी है, और इसके बाद में हम ह्यूमन पॉवर्टी का क्या एक अप्रोच होता है, एक कंसेप्ट है ह्यूमन पॉवर्टी, वो भी हम पढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक मतलब जो भी वेंडर है वो होगा, कोई वो जो पर्सन है कुछ बेच रहा है, ठीक है। वो सोच रहा है कि आज मैं अपने परिवार को कुछ खाना दे पाऊंगा या नहीं, मेरी इनकम अच्छी नहीं है, मेरे बच्चों को मैं स्कूल भेज पाऊंगा या नहीं, ये सब ये सोच रहा है। इसका मतलब कि ये पुअर है, उसकी इनकम इतनी नहीं है, उसका जो भी वो बेच रहा है वो ना भी बिके, वो बिक जाए तो ठीक है, तो उसको एक दिन का खाना हो जाएगा, लेकिन अगर ना भी बिके, ठीक है, तो ये इसको हम पुअर बोल सकते हैं। इसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये वो साइकोलॉजिकली भी थोड़ा मतलब पिछड़ा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो ये सब पॉवर्टी के एस्पेक्ट है, ठीक है। चलिए, हमने देखा होगा कि हम अपनी दैनिक जीवन में कितने भी गरीब लोगों को मिलते हैं, मतलब जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो स्लम्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, ठीक है, रास्तों पे जो अपने बच्चों को लिए घूमते रहते हैं, वो सब पुअर लोग होते हैं, ठीक है। वो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में भी जो कितने लोग होते हैं, वो बहुत ही कम वेजेस पे काम करते हैं, वो सब ऐसे देखा जाए तो हम उनको पुअर गिन सकते हैं, ठीक है। इंडिया इज पुअर, मतलब भारत हमारा गरीब तो है। हाँ दोस्तों, आज भी हमारा भारत एक तरह से देखा जाए तो गरीब है, ठीक है। हमारा आप कभी ऑनलाइन सर्च करके भी देख लेना, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, बहुत ही बड़ा होगा। ये एक तरह से देखा जाए तो इसीलिए भारत गरीब भी है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री है, हमारा खर्च ज़्यादा है, रेवेन्यू हमारी कम आ रही है, मतलब हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी कम आती है, ठीक है। और वो अच्छी हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री के जैसे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है हमारे ह्यूमन रिसोर्स में और एजुकेशन और हेल्थ केयर में, ठीक है। ये भी एक रीज़न है हमारा इंडिया पुअर है, ठीक है। और जो भी पॉलिसी से जो भी कोई जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी रहे हैं, इंडिया पुअर है। मैं आपको जैसे बताऊं कि जो फेमिन हुए हैं हमारी कंट्री में, जब फेमिन होता है तो तब कोई भी कंट्री 3-4 साल पीछे चला जाता है जब फेमिन होता है ना, क्योंकि फूड सिक्योरिटी लाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। बाद में हमारी कंट्री वॉर में जुड़ी, मतलब चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ ही इन्होंने मतलब ये इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी है जिसके कारण लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हुए हैं हमारी कंट्री में पॉवर्टी के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। 217 मिलियन लोग हैं आज 2011 और 12 के कैलकुलेशन के तौर पे 217 मिलियन
जो 270 मिलियन पुअर है हमारी कंट्री में, और उसको हम 27 करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। बाद में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी लेटेस्ट डेटा दिया था 2020 में, तब उसके हिसाब से 220 मिलियन लोग हैं पुअर हमारी कंट्री में। मतलब पॉवर्टी कम तो हुई है, ठीक है, पॉवर्टी अभी कम हुई है। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ये सब जो गवर्नमेंट ने एक्शंस उठाए होंगे उसके हिसाब से इतने सालों में इतनी पॉवर्टी कम हुई है, ठीक है। और जो इंडिया ये जो 2011-12 के जो हमने आंकड़ा देखा उसके हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं इंडिया में बहुत ही बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है पुअर लोगों का। सबसे ज़्यादा पुअर लोगों की डेंसिटी इंडिया में है, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने बोला ना, ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कैसे है। देखिए दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल इसलिए है कि उसके कई डायमेंशन है। मतलब उसके पास भूमि नहीं होती पुअर लोगों के पास, वो बेरोजगार भी होते हैं, कभी कभी उनकी साइज ऑफ फैमिली ज़्यादातर देखा जाए तो वो बड़ी होती है, ठीक है। इलिटरेसी उनमें ज़्यादा निरक्षरता होती है, पुअर हेल्थ कंडीशन होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, और कुपोषण, उनके बच्चों में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहता है। मतलब वो कुपोषित होते हैं बच्चे। वो ऐसा क्यों होता है कि उनका अपना हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता, ठीक है। मदर फादर का अपना हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो बच्चों का तो नहीं ही हो सकता। उनके पास अच्छा एक्सेस नहीं होता हेल्थ केयर सिस्टम का, वो अच्छी हॉस्पिटलों में अपना इलाज नहीं करवा पाते। तो ये सब एक फैक्टर होता है जिससे क्या होता है, उनकी अपनी हेल्थ पुअर रहती है और अपने बच्चों को भी न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, तो बच्चे भी माल न्यूरिश रहते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर हमने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, ठीक है, वो ये सब भी एक आज भी प्रिवेलेंट समस्या है हमारी कंट्री में। हेल्पलेसनेस में, वो मतलब बेबसी, मतलब वो किसी से हेल्प नहीं ले सकते, मतलब कोई उनकी हेल्प नहीं करता। एक ऐसा उनके आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सब इसके डायमेंशंस है। जैसे मैंने बोला ना, ये कोई एक रिजल्ट नहीं है, ये मल्टीपल कॉजेज होते हैं इसके, और मल्टीपल रिजल्ट भी होते हैं, हम आगे देखेंगे वो, ठीक है। चलिए, अब ये इसके अभी ज़्यादा डायमेंशन पढ़ते हैं। जो देखिए, नेचुरल रिसोर्स बेस, मतलब उनका नेचुरल रिसोर्स बेस कम होता है, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। और उनका एक्सेस टू मेडिकल जो हेल्थ केयर का एक्सेस होता है वो भी कम होता है। तो जो इनकम और कंजप्शन है वो भी कम रहेगा। मतलब इनकम कम होगी तो कंजप्शन भी कम रहेगा, वो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे नहीं, ठीक है। एक्सेस टू हेल्थ केयर कम होगा, इससे वो उनका हेल्थ भी खराब रहेगा। मतलब वो अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर को वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। क्लीन वाटर पे का भी सैनिटेशन उनके पास नहीं होगा। ये सब ये डायमेंशन है, यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि उनका क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं होगा तो उनका हेल्थ खराब रहेगा, ठीक है। एजुकेशन भी उनके पास अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास देखा जाए तो इनकम इतनी अच्छी नहीं होगी, तो अच्छी स्कूलों में वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, ठीक है। एयर क्वालिटी और इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी, तो वो वल्नरेबल हो जाता है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी हम देखेंगे कि क्या होती है आगे। वल्नरेबिलिटी को हम याद रखना है, वो हम देखेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का भी उन ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। डिसीजन मेकिंग में भी, मतलब उनके पास रिसोर्स कम होंगे ना तो वो डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते, ठीक है। जो लोग मतलब रिच और वेल्दी होते हैं वो डिसीजन तुरंत ले सकते हैं, लेकिन इनका क्या है कि डिसीजन तुरंत नहीं ले सकते, ठीक है। इन सब का इफेक्ट क्या आता है ओवरऑल, कि उनको अपॉर्चुनिटी कम रहती है, ये कंसिक्वेंसेस होते हैं। कैपेबिलिटी उनकी कम हो जाती है, उनकी सिक्योरिटी भी नहीं होती, मतलब सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, ऐसा कुछ होता नहीं है उनका, ठीक। एम्पावरमेंट भी उनका मतलब कम स्लो हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट एफर्ट्स तो करती है, लेकिन उनका एम्पावरमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है, टाइम लगता है उनको आगे आने में, ठीक है। तो ये सब जो कोजेज होते हैं, इससे इनके ये रिजल्ट आते हैं पुअर लोगों में, ठीक है। चलिए, पॉवर्टी का मतलब क्या है एक तरह से देखा जाए तो जो उनका भूखा रहना और उनके पास मतलब कोई आश्रय का अभाव है, मतलब कुछ रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है। ये एक तरह से देखा जाए तो पॉवर्टी को इस तरह से देखा जाता है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी डिफरेंट व्याख्याएं की है, लेकिन अभी हम इसको समझेंगे, ये आगे जाके हम उन सब व्याख्याओं को भी समझेंगे। अभी हम ये एनसीईआरटी में ये जो व्याख्या दी गई है, ये इसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। ये एक पॉवर्टी एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं ना, मतलब ये एक तो सिचुएशन आ गई जो उसमें मतलब भूख भी है, उनको पास खाना नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। और उसमें दूसरी चीज़ें, वो जो भी फैक्टर्स होते हैं वो हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, ठीक है, क्योंकि उनके पास अपने पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, ठीक है।
और जो सिक पीपल होते हैं, जो रोगी जो होते हैं, वो अच्छी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, हेल्थ केयर नहीं अफोर्ड कर पाते, ठीक है, अच्छी हॉस्पिटलों में नहीं जा पाते, जैसे मैंने बताया ना आगे कि इनके पास रिसोर्स की कमी रहती है, ये स्कूलिंग का रिसोर्स, हेल्थ केयर का रिसोर्स, इन सब की कमी होती है। पॉवर्टी का एक ऐसा भी पहलू रहता है कि उनके पास क्लीन वाटर और सैनिटेशन का एक्सेस नहीं होता। मतलब आप देखेंगे कि जो पुअर लोग होते हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है कि पुअर लोग होंगे वो इतने ज़्यादा क्लीन नहीं होंगे, ठीक है, उनके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं होता, वो ठीक है, फिल्टर्ड वाटर वो नहीं पीते क्योंकि उनको अफोर्ड नहीं कर पाते ऐसा कुछ, ठीक है। उनकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, रेगुलर जॉब उनकी होती नहीं है, ठीक है। डिसेंट लेवल की, मतलब जो डिसेंट लेवल की कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, चलिए ट्राई एफोर्ड करेंगे तो ठीक है, लेकिन कोई डिसेंट लेवल वाली कोई रेगुलर जॉब जो एम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं वो उनके पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब इनके एक डायमेंशंस थे जो हमको कंसिक्वेंसेस ये होंगे, ठीक है। पॉवर्टी का एक हिस्सा भी मतलब होता है सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, जैसे मैंने आगे बताया कि उनकी कोई मदद नहीं करता और वो भी किसी की मदद नहीं ले सकते, उनको सब जगह पे इल ट्रीट किया जाता है, जैसे कि हम लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ठीक है। फार्म्स हो या फैक्ट्रीज हो, गवर्नमेंट की ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई भी जगह जाओ, मतलब कोई भी, ठीक है, तो वहाँ उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है, एक ऐसी तरह से उनको देखा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, कोई भी पॉवर्टी में तो रहना नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं रहना चाहता पॉवर्टी, हालांकि जो किसी कंस्ट्रेंट भी हो सकती है कोई कि वो आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन कोई जाहिर सी बात है कि कोई रहना तो नहीं चाहता, ठीक है, उसमें से बाहर ना तो निकलना ही चाहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान के नज़रिए से पॉवर्टी को, ठीक है। जनरली पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है, इनकम और कंजप्शन से। हम अगर सोचते हैं कि किसी की इनकम अच्छी हो तो हम उसे वेल्दी बोलेंगे, रिच बोलेंगे, और किसी की इनकम बहुत ही कम हो तो हम उसको पुअर बोलेंगे, ठीक है। और कंजप्शन मतलब जो अच्छे से कुछ चीज़ें खरीदता हो, मतलब अच्छी चीज़ें खरीदता हो, जाहिर सी बात है उसका कंजप्शन ज़्यादा होगा। उसका ज़्यादा कब होगा, उसकी इनकम हाई होगी तभी होगा ना, ठीक है। इनकम कम होगी तो वो कंजप्शन भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो कंजप्शन भी उसका अगर हाई हो तो उसको हम वेल्दी बोलते हैं, ठीक है। और जो कंजप्शन जिसका लो हो वो उसे हम थोड़ा सा पुअर गिनते हैं, ठीक है। और जो अदर सोशल, ये मेन 2 फैक्टर्स थे। और जो अदर फैक्टर्स है वो किस तरह से हम देखते हैं कि लिटरेसी लेवल, मतलब उनका जो निरक्षरता स्तर है, कुपोषण है, ठीक, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच है, नौकरी के अवसर है, जो मतलब जॉब सिक्योरिटी और जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम बोलते हैं, ठीक है, सुरक्षित पेयजल की कमी, ठीक है। तो इन सब का अगर अच्छे से प्रमाण देखा ना जाए तो हम उसको पुअर, जनरली पुअर गिनते हैं, ठीक है। निरक्षरता स्तर कम हो, पुअर में निरक्षरता का स्तर कम होता है, कुपोषण भी उन्होंने प्रिवेलेंट होता है पुअर लोगों में, स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच कम होती है, जैसे मैंने बोला वो अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, नौकरी के अवसरों भी उन्होंने कमी होती है, ठीक है। सुरक्षित पेयजल उनके पास नहीं होता, मतलब उसका एक्सेस नहीं होता, स्वच्छता भी उनमें कम होती है, क्लीनलीनेस उनमें कम होती है। तो ये सब अदर सोशल फैक्टर्स है, ठीक है। ये एक सोशल साइंस के नज़रिए से हम पॉवर्टी को देख रहे थे। अभी सोशल एक्सक्लूजन क्या है, एक स्थिति है, ये एक अच्छा सा कंसेप्ट है। वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन, ये दोनों कंसेप्ट अब हम समझ रहे हैं। अब सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे ना तो पुअर है ना, वो दूसरे पुअर के बीच रहते हैं, वो जनरली वो अच्छे सामाजिक सेक्शन के बीच में नहीं रहते, ठीक है, वो एक्सक्लूड है वहाँ से। अब अगर ये वेल्दी समाज हो, ठीक है, और ये पुअर हो तो ज़्यादातर पुअर इसी में रहते हैं, ठीक है। वो वेल्दी लोगों के साथ रहने नहीं जाते, वो एक तरह से कोई इनके साथ रहना नहीं चाहता है, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो वो एक तरह से एक्सक्लूड हो जाता है इस सेक्शन में से। इसका मतलब है सोशल एक्सक्लूजन, समाज में से बहिष्कार होता है उनका, ठीक है। ये एक कंडीशन होती है। जो बेटर ऑफ लोग होते हैं, मतलब जो सामाजिक और आर्थिक तौर से अच्छे स्थिति में जो लोग होते हैं उनमें उनके साथ ये नहीं रहते, ठीक है, उनका बहिष्कार वो लोग करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है। वो जो पॉवर्टी है ये एक कारण भी है और परिणाम भी है। एक तरह से कैसे हुआ कि प्रोसेस है, ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ना, वो एक तरह से एक प्रोसेस है। उसमें क्या होगा कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स है ना, जो कि पुअर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, पुअर ग्रुप भी हो सकता है, वो फैसिलिटीज और बेनिफिट्स जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो होती है, उनमें से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो
जो दूसरे लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को आनंद लेते हैं, जो भी फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज होती है उनसे वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। ये एक प्रोसेस है और इसको हम सोशल एक्सक्लूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है वल्नरेबिलिटी। ये भी एक अच्छा समझने वाला टॉपिक है। आप समझना, ये एक मेजर है, प्रोबेबिलिटी वाला मेजर है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आज कोई जो मतलब कोई XYZ इंसान ले ले, ठीक है, एक्स इंसान को लिया हमने, ठीक है, एक्स ग्रुप को ले लेते हैं। एक्स ग्रुप को लिया हमने, उनका भविष्य में अगर ये अभी पुअर है, अभी ये पुअर है और भविष्य में वहीं के वहीं पुअर ही रहने की जो संभावना है उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम चलिए हम आगे आगे अभी इसका एग्जांपल को आगे बढ़ाए तो चलिए, अगर एक्स ग्रुप है, उनके पास हम अभी देखते हैं कि अभी तो वो पुअर ही है, उनके पास अच्छे कोई रिसोर्स नहीं है। अभी हम उदाहरण के तौर पे देखें तो उनके पास अच्छे रिसोर्स नहीं है, तो हम अभी सोच सकते हैं कि अभी इनके पास अच्छे रिसोर्स नहीं है तो भविष्य में वे पुअर ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो अभी उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी तो वो भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो वल्नरेबल है। ठीक है, वो स्थितियों के अकॉर्डिंग वल्नरेबल है। ठीक है, वो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी दर्शाता है किसी कम्युनिटी का कि वो भविष्य में भी पुअर ही रहेंगे, पुअर इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, आने वाले वर्षों में कुछ समुदायों या व्यक्ति का विधवा या व्यक्ति हो, जैसे कि विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति का गरीब रहने का अधिक संभावना है। मतलब आने वाले वर्षों में भी वो गरीब रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनको वो एक वल्नरेबिलिटी बोलते हैं इन सेक्शन की। ठीक है, अब ये वल्नरेबिलिटी डिटरमाइन कैसे होती है, मतलब कौन सा सेक्शन कितना वल्नरेबल है ये डिटरमाइन कैसे होता है, इसके कुछ फैक्टर्स है। मतलब जैसे कि फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव, मतलब देखिए जीवन यापन खोजने के लिए विभिन्न जो भी अवसरों का जो भी उनके पास जो भी अवेलेबिलिटी होती है, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी के अवसर जो भी होते हैं, वो कौन सी कम्युनिटी के पास कितने प्रमाण में उपलब्ध है, उसके अनुसार वल्नरेबिलिटी डिटरमाइन होती है हमारी, मतलब किसी भी सेक्शन की। ठीक है, और भी उसके लिए और भी फैक्टर्स है, जैसे कि कोई भी कम्युनिटी है वो नेचुरल डिजास्टर को कितना सस्टेन कर पाएगी। ठीक है, जो भी ज़्यादा वल्नरेबल जो भी कम्युनिटी होती है ना, वो नेचुरल डिजास्टर को ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती है, वो और पॉवर्टी और ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में चली जाती है। ठीक है, तो इतनी जो नेचुरल डिजास्टर को सस्टेन करने की जिसकी कैपेसिटी, जिस कम्युनिटी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो कम्युनिटी की वल्नरेबिलिटी कम होती है, और जिस कम्युनिटी की नेचुरल डिजास्टर को सस्टेन करने की कैपेसिटी कम होती है उसकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी फैक्टर है, मतलब ये अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ और नेचुरल डिजास्टर को कैसे सस्टेन करते हैं, वो सब भी एक फैक्टर है वल्नरेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। चलिए, और एक ज़्यादा और एडिशनल एनालिसिस भी, ये भी अतिरिक्त विश्लेषण हम क्या कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षमता कितनी है उनकी जोखिमों से निपटने के लिए। मतलब ये जो जोखिम थे, जो रिस्क थे हमारे, जो जैसे आगे बोला नेशनल डिजास्टर, ये सब रिस्क है, उनके साथ निपटने की इनकी क्षमता कितनी है, इसके हिसाब से भी अगर इनकी क्षमता कम है तो उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो भविष्य में, अगर इनकी क्षमता खुद की कम है तो भविष्य में वे पुअर ही रहेंगे। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी एक तरह से क्या दिखाती है हम लोगों को कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भविष्य में एडवर्सली अफेक्ट होने की, मतलब अधिक संभावना की वर्णन करती है कि वो अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, दूसरे सेक्शन के कंपेयर में वो अधिक प्रभावित होंगे। ठीक है, ये जो भी ये जो प्रतिकूल स्थिति क्रिएट होती है उनके हिसाब से। ठीक है, चलिए अब आती है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है कि जो गरीबी रेखा, मतलब हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा ना इन लोगों को। अब हम पुअर किसको गिनेंगे कि हम ये भी हमें कुछ इसका मेजर तो देखना पड़ेगा ना, कि मतलब कोई डेफिनेशन लानी पड़ेगी किसको हम पुअर गिन सकते हैं। चलिए,
तो ये क्या होता है कि एक तरह से इनकम और कंजप्शन लेवल का जो लिमिट हम तय करते हैं उसको हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ये लिमिट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक लिमिट रहता है कि उससे जो मिनिमम लिमिट है उससे उसके नीचे अगर उसकी इनकम है और उसके नीचे अगर उसका कंजप्शन है तो वो हम उनको पुअर भरेंगे। फॉर एग्जांपल में अगर हमारी सरकार तय करती है कि अगर किसी इंसान की जो सैलरी है पर मंथ 10,000 से कम हो, ठीक है, तो वो पुअर गिना जाएगा। ये 10,000 वो कैसे तय करती है कि जो उसकी डेली जो आवश्यकता होती है, खाना पीना रहना, ठीक है, और रेंट, वो सब जो वो कैलकुलेट करके वो जो गवर्नमेंट तय करेगी कि 10,000 से कम होगा तो वो इतने अच्छे से खाना भी नहीं खा पाएगा और ये सब कुछ फैसिलिटी नहीं ले पाएगा। तो 10,000 तो उसकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो 10,000 तो उसकी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट तय करती है ये पॉवर्टी लाइन, ठीक है, इनकम और कंजप्शन लेवल, इसको हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, जिसको वो मिनिमम लेवल पे वो मतलब जो पॉवर्टी लाइन जो हम गरीबी रेखा बोलते हैं वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है, हर एक देशों में स्थिति अलग ही होगी पॉवर्टी की, ठीक है। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में पॉवर्टी लाइन थोड़ी हायर होगी क्योंकि वहाँ इनकम भी ज़्यादा होती है, लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उनमें पॉवर्टी लाइन जो होगी वो हायर होगी, ठीक है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि यूएसए में कार होना बहुत ही सिंपल बात है और इंडिया में कार होना आज भी एक लग्जरी गिनी जाती है कि उन लोगों के पास कार है। हम बोलते हैं ना कि अगर किसी के पास कार हो तो उसके पास कार है, ठीक है, और यूएसए में कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से पॉवर्टी लेवल, वो पॉवर्टी की लाइन हर देश में अलग अलग होती है। ये इंडिया में कैसे डिटरमाइन की जाती है ये हम देखते हैं कि जो मिनिमम लेवल ऑफ फूड होता है, रिक्वायरमेंट होती है किसी की क्लॉथिंग और फुटवेयर को पहनना, फ्यूल और लाइट जो भी होती है, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो होती है, इन सब को गिना जाता है और इन सब को रुपये में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उनकी प्राइस में किया जाता है। जो सब्सिस्टेंस लेवल जो होता है इनका, उसका कंटेंट गिना जाता है और बाद में उसको मनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो प्राइस में उसका रुपये में गिना जाता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉवर्टी लाइन इंडिया में डिटरमाइन होती है। अभी इंडिया में कैसे चल रहा है कि फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, पॉवर्टी लाइन गिनने में फूड की रिक्वायरमेंट से गिना जाता है। एज पर एनसीईआरटी फूड की रिक्वायरमेंट जो है उसको गिना जाता है कि एक इंसान को एक दिन में कितना फूड चाहिए और डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, जो फूड से मिलने वाला है कैलोरी रिक्वायरमेंट वो कितना होता है वो डिसाइड करते हैं और इस कैलोरी के हिसाब से उसको कौन सा कितना फूड चाहिए ये गिना जाता है। और ये जो इतना फूड है उसकी पर मंथ क्या प्राइस होगी ये सब गिना जाता है, ठीक है। तो इसका अभी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या डिसाइड किया गया है कि जो रूरल इंडिया है उसमें 2400 कैलोरी एंड जो अर्बन एरिया है उसमें 2100 कैलोरीज, ठीक है। तो जो भी मतलब जो रूरल एरिया होता है उसमें हायर क्यों है, क्योंकि रूरल एरिया जो होता है ना उसमें लोग थोड़ा ज़्यादा हेवी वर्क करते हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर होता है और ये सब जो काम होता है ना, तो रूरल एरिया में वो थोड़ा ज़्यादा जो उसमें क्षमता ज़्यादा चाहिए, उनमें बॉडीली फंक्शन ज़्यादा होने चाहिए, उसमें ज़्यादा ताकत होनी चाहिए और ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है उनके काम में। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता, तो लोग थोड़ा प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डेली थोड़ी कम रहती है, ठीक है। चलिए, जो 2011-12 की कैलकुलेशंस के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन है वो रूरल एरिया के लिए जो 816 रुपीज़ फिक्स की गई है और अर्बन जो एरिया है उसके लिए 1000 रुपीज़ फिक्स की गई है। जो जैसे कि हमने आगे देखा कि रूरल एरिया में कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो क्या बोलते हैं ये पॉवर्टी लाइन है वो कम है, लेकिन अर्बन एरिया में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो लोअर है और पॉवर्टी लाइन हायर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जो अर्बन एरिया में जो एसेंशियल आइटम्स होती है ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, मतलब आपको जो कोई चीज़ है, हम देखते हैं शहरों में शहर थोड़े महंगे होते हैं इसीलिए, ठीक है। चलिए, अब इंटरनेशनल, ये तो हमारे देश की बात थी। इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए लोग मतलब जो कंट्रीज होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, उसके बीच में पॉवर्टी को कंपेयर करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी चाहिए होगा, क्योंकि हर कंट्री में तो स्टैंडर्ड अलग अलग होता है अपनी स्थितियों के हिसाब से, ठीक है।
तो वर्ल्ड बैंक ने एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया है कि जो भी लोग होते हैं उनकी $1.9 पर पर्सन एवरी डे परचेस पावर पेरिटी के हिसाब से उसकी इनकम होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई तो वो पुअर गिना जाएगा। ठीक है, 2011 का ये उस परचेस पावर पेरिटी जो है, ठीक है, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से $1.9 को हम रुपये में कन्वर्ट करके जो जितने रुपये आते हैं उससे अगर कम हो उसकी इनकम, डेली वेजेस गिना जाए तो उसका जो डेली वेज उससे कम हो तो वो पुअर गिना जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये कैलकुलेशन होता है। ठीक है, चलिए अब गरीबी में कमी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, गवर्नमेंट ने भी जो पॉलिसीज कुछ लाई होंगी कुछ, ठीक है, ये सब कुछ किया होगा तभी उसमें जाके डिक्लाइन होगा। ऐसे तो डिक्लाइन नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट को और लोगों को भी एफर्ट लगाना पड़ते हैं गरीबी को कम करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सब्सटेंशियल डिक्लाइन तो हुआ है हमारी कंट्री में, जो वो काफ़ी गिरावट आई है। अगर हम पिछले जो पास्ट डेटा तक दिखे तो जो पॉवर्टी रेशियो 45% था 1993 से 1994 में, वो आके 37.2 तक आ गया, जो 2004 और 2005 तक ले गए। और वो 2011 तक गिना जाए तो वो फर्दर डिक्रीज होकर 22% पे आ गया। मतलब तो जो हम देख रहे हैं वो गिरावट तो हुई है पॉवर्टी में, लेकिन ठीक है, फिर भी वो 100% हम इरेडिकेट नहीं कर पाए। हम उसका जो पूरी तरह से जो हमें जो कहते हैं ना कि पूरी तरह से उसको पॉवर्टी को मतलब हमारे कंट्री में नहीं रहने देना है, ये 100% नहीं हो सका है। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो डेटा देखते हैं जो रूरल और एरिया में, मतलब टोटल हम टोटल देखेंगे पॉवर्टी रेशियो। ठीक है, जो इस 1993 में वो 45% था और 2004-05 में ये 37 तक आया, 2009-10 में ये 30 तक आया। ठीक है, और 2011-12 में 22 तक आया। अभी आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो रूरल एरिया है ना उसमें अर्बन एरिया से ज़्यादा पॉवर्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में काम करते हैं और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। अर्बन एरिया में क्या होता है कि लोग थोड़ा अच्छा काम मिल जाता है लोगों को सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, चलिए जो नंबर ऑफ पुअर भी हम यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पुअर जो ये परसेंटेज था ये जो है ये 50.7% है। ठीक है, जो रूरल एरिया में नंबर ऑफ पुअर पीपल है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है अर्बन एरिया की जो कैलकुलेशन है उससे। ठीक है, चलिए अब आते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल ग्रुप्स क्या है? कई सेक्शंस ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो पुअर होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सेक्शन होते हैं वो कुछ सेक्शन कोई दूसरे सेक्शन से ज़्यादा पुअर होता है, इसको हम बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, जो हमारी कंट्री में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है। ठीक है, क्योंकि वो अभी आज भी थोड़ी प्रिमिटिव जिंदगी जी रहे हैं ये ग्रुप्स। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा उनका ग्रोथ नहीं हुआ है। दूसरे मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उनके अदर बैकवर्ड क्लास जो होते हैं वो भी पुअर गिने जाते हैं अभी, लेकिन फिर भी उनका जो लेवल है वो इनसे ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो SC और ST वाले हैं वो वल्नरेबल ग्रुप है। ठीक है, तो ये मतलब जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोपोर्शन है ना जो किसी भी कम्युनिटी का वो सेम नहीं है। जो कुछ सोशल ग्रुप है उनका जो वल्नरेबिलिटी है वो हाई रहता है, कुछ सेक्शन है उनका वल्नरेबिलिटी लेवल लो रहता है। ठीक है, और इस इकोनॉमिक ग्रुप में जो इकोनॉमिक ग्रुप हम देखें, जो इकोनॉमिक ग्रुप मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर और जो है, तो उसमें भी एग्रीकल्चरल लेबर है, जो ये एक सेक्शन है एग्रीकल्चर का लेबर का पूरा सेक्शन हम गिने इकोनॉमिक ग्रुप के तौर पे, तो वो भी। और जो अर्बन का कैजुअल लेबर जो हाउस होल्ड है, मतलब जो कैजुअल लेबर जो होता है अर्बन लेवल का, जो लोग कुछ भी काम करते रहते हैं छोटी छोटी निकायों में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। ठीक है, वो सबको गिना जाए तो वो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, चलिए मोस्ट वल्नरेबल मतलब ये पुअर रहते हैं, उस पॉवर्टी की साइकिल में फंसे हुए हैं ये लोग। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट सेक्शंस। जो शेड्यूल्ड ट्राइब है जैसे मैंने बताया ना, उनमें सबसे ज़्यादा पुअर है, नंबर ऑफ पुअर उसमें सबसे ज़्यादा है। देखिए इन सभी ग्रुप्स के हिसाब से। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है SC हम बोलते हैं, उसमें 29 मिलियन पुअर है। ठीक है, मतलब 29 पर 100% 29% पुअर है। ठीक है, और एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो तो हमने देखा 22% है। मतलब ये 2011 और 12 के कैलकुलेशन के हिसाब से।
ठीक है। कैजुअल लेबर जो फार्म में एग्रीकल्चर में जो होता है, मतलब जो रूरल एरिया में, उनका 34% ये रेशियो हुआ, और कैजुअल लेबर जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है अर्बन एरिया में, उसमें भी 34% है। स्केड्यूल टाइप का सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है। डबल डिसएडवांटेज होता है इनका। इसका क्या मतलब, एक तो ये जो मतलब पिछड़े हुए कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, ये बैकवर्ड क्लास में तो ऑलरेडी है ही, मतलब ऐसी मतलब पुअर तो ये ऑलरेडी है ही, और दूसरी ओर इनके पास जो रिसोर्स होने चाहिए वो भी नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ से तो ये इनका बैकवर्डनेस हुआ है, दूसरी ओर वो अभी वहीं रहने वाला है, ये भी मतलब ये डबल डिसएडवांटेज हुआ। वो पुअर तो है ही अभी, और उनके पास अभी पुअर होने के बावजूद उनके पास रिसोर्स की भी कमी है, ठीक है। तो ये डबल डिसएडवांटेज है इनका, ठीक है। तो इनसे वो ज्यादा पिछड़े रहते हैं और ज्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं। वो पुअर की फैमिली में क्या होता है कि वो सभी लोग सफर तो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं। क्यों? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई पुअर फैमिली है तो उसमें वुमन को और छोटे बच्चों को, फीमेल जो छोटी जो शिशु होते हैं, ठीक है, बुजुर्ग जो होते हैं, एल्डर पीपल, उनको उसमें से भी कम फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। वो उनको वंचित रखा जाता है इस फैसिलिटी से, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोगों जो होते हैं उस फैमिली में उनको ज्यादा थोड़ी फैसिलिटी चाहिए होती है, इसलिए इन लोगों को वंचित रखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, एक ही फैमिली में पुअर एक ही फैमिली है, उस एक ही फैमिली पुअर फैमिली में अभी ये जो सेक्शन है वुमन का और बुजुर्ग लोगों का, उनको ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनको वंचित रखा जाता है डेलिबरेटली, ठीक है। अभी एक और डायमेंशन इसका क्या है कि इंटरस्टेट डिस्पेरिटी होती है इस कंट्री में। मतलब पॉवर्टी तो है हमारे कंट्री में, लेकिन वो राज्य के हिसाब से भी अलग अलग होती है। अंतरराज्यीय समानता हम कहते हैं। इंटरस्टेट मतलब हर एक स्टेट में जो पॉवर्टी होती है वो अलग अलग होती है। कंट्री में देखा जाए तो वो पॉवर्टी तो है, लेकिन राज्यों में देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। कोई राज्य जो होते हैं उसमें पॉवर्टी कम होती है, वो वेल्दी राज्य होते हैं, वो मतलब वेल्दी स्टेट्स होते हैं। कई राज्यों में पॉवर्टी ज़्यादा होती है, जैसे कि हम बिहार और उस तरह के बिहार का स्टेट देखें तो उसमें पॉवर्टी ज़्यादा है। गुजरात और ऐसे स्टेट में जो पॉवर्टी होगी वो कम रहती है, ठीक। उसके कई एस्पेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और कई एस्पेक्ट। जियोग्राफी भी एक मैटर करती है इसका, ठीक है। तो हमने ये बात की कि जो प्रोपोर्शन है पुअर का वो हर एक स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। आज भी बिहार और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, मतलब उनका पॉवर्टी रेशियो 33.7 और 32.6% रहता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रहती है इन स्टेट्स में, ठीक है। और उड़ीसा का तो हम देखते हैं, उड़ीसा में भी एक जियोग्राफिकल फैक्टर भी रहता है, उसमें साइक्लोन्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और साइक्लोन्स वो पावरफुल साइक्लोन्स होते हैं। ये एक जियोग्राफिकल एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। और जब भी आते हैं उड़ीसा को डायरेक्ट हिट करते हैं। इससे क्या होता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि जो भी डैमेज होता है स्टेट में, ठीक है, स्टेट के एसेट्स को जो भी डैमेज होता है वो गवर्नमेंट को उसकी जो कंपेंसेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उड़ीसा का एक ये फैक्टर है, जियोग्राफिकल फैक्टर, इसके कारण भी ये पुअर रहता है। ये स्टेट वाइज जो है या मतलब ये जो डेटा है वो स्टेट वाइज दिया गया है, जो बिहार और उड़ीसा में ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है। ये 2011-12 के सेंसस के बाद का ये जो डेटा है वो है, ठीक है। देखिए केरला, पंजाब और हरियाणा का ये लोअर लेवल इसलिए है कि उसमें एग्रीकल्चरल जो एडवांसमेंट हुए हैं, जो वीट में और सब कुछ जो एडवांसमेंट हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, इसके कारण है, ठीक है। जो गुजरात है, दिल्ली है, उसमें जो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो अच्छा सा हिस्सा है, उसके कारण इसकी पॉवर्टी कम है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो, ठीक है। भारत की तो बात की हमने, अब हम ग्लोबल ट्रेंड की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो प्रोपोर्शन होता है पुअर लोगों का वो डिफरेंट होता है। जाहिर सी बात है, अगर बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हुआ तो पॉवर्टी कम होगी, अगर बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग हुआ तो पॉवर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से हर एक कंट्री में पॉवर्टी का प्रोपोर्शन अलग अलग होता है, ठीक है। अभी दुनिया में क्या है कि सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है, काफ़ी तौर पे काफ़ी कमी आई है, मतलब वैश्विक गरीबी में कमी तो आई है, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो होती है वर्ल्ड इंटरनेशनल जो मतलब कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स होती है, उन्होंने वेरियस सपोर्ट्स लगाई है, इससे इंटरनेशनल लेवल पे कमी आई है गरीबी में। लेकिन फिर भी वो जो इसका जो डिफरेंस है वो रीजनल ज़्यादा डिफरेंस है, डिस्पेरिटी है। लेकिन इसका मतलब है कि किसी देश में बहुत ज़्यादा कमी आई है तो किसी देश में कम कमी आई है, ठीक है। जैसे कि अफ्रीका में कम कमी आई है और अमेरिका और चाइना में ज़्यादा कमी आई है पॉवर्टी में।
और रशिया जैसी जो कम्युनिस्ट कंट्री है जो उसमें अभी बढ़ोतरी हुई है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पॉवर्टी की कमी आई है और किसी कंट्रीज़ में पॉवर्टी में वृद्धि भी देखी गई है, मतलब इंक्रीज भी देखा गया है, ठीक है। चलिए, जैसे कि इसमें देखते हैं चाइना का जो ग्राफ है, जो चाइना का ग्राफ दिखाता है वो जैसे पॉवर्टी कम हुई है 2005 के बाद, ठीक है। जो ये सॉरी साउथ एशिया का जो ग्राफ है उसमें सब्सटेंशियल दिखे 32, 34, 35, 34-35% से कम होकर ये 15-16% तक आ गई है। जो साउथ अफ्रीका है उसमें भी कमी तो आई है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। 50% के तकरीबन थी और फिर भी आज 40% के नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें कमी नहीं देखी गई है अफ्रीकन रीजन में, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा ग्लोबल ट्रेंड का ग्राफ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कैसी कमी आई है पॉवर्टी में, ठीक है। चलिए, अभी इंडिया की बात करते हैं कि जो ग्लोबली बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इसमें जो 1993 के नज़दीक जो हमने देखा था 50 के नज़दीक था हमारा जो भी ग्लोबल रेशियो था वो, ठीक है। टोटल 45.3 था टोटल जो था वो, ठीक है। अब 2004 में वो 37.2 तक आकर रह गया था। जो हमारा टोटल पॉवर्टी रेट था इंडिया का वो 2011 और 12 में वो 21.9% रहा था और बाद में थोड़ा सा बढ़ा था 2017-18 में, और जो हमारा पॉवर्टी लेवल था वो 22.8% हुआ था, ठीक है। मतलब अभी 20% के नज़दीक है हमारी जो 2017-18 के तौर पे देखा जाए तो। बाद में 2019-20 में और भी कमी आ गई है हमारे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का डेटा हमने देखा था ना पीछे, ठीक है। वो अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो हमने देखी जो $1.9 पर डे का जो लेवल था जो हमने देखा था परचेस पावर पेरिटी के हिसाब से 2011 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट दिया था, ठीक है। अब ये सोर्स है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो इसमें भी पॉवर्टी में कमी आई है, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बहुत सब्सटेंशियल कमी आई है, ठीक है। आज ये 10% के नज़दीक है, पहले ये 45% तक था 1981 पे, ठीक है। तो ये दिखाता है कि हम सफलता तो मिली है हमें पॉवर्टी रिड्यूस करने में, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं पॉवर्टी के रीजंस क्या क्या होती है, पॉवर्टी गरीबी कौन से कारणों से आती है। चलिए हम एक एक करके रीज़न देखते हैं। पहले देखिए हमारी कंट्री में क्या था, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, हमें पता है कि ब्रिटिशरों ने इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लिया था। जो भी हमारे रिसोर्सेज थे वो अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर लिए थे, ठीक है। सो अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ यूज़ किया था। इंडिया का कुछ इसमें मतलब डेवलपमेंट पर्पज़ नहीं था, होगा कुछ मतलब छोटे लेवल पे होगा कि इंडिया का भी ग्रोथ हुआ होगा इनकी पॉलिसी में, मगर मोटे तौर पे देखा जाए तो उनका एक ही मतलब था कि अपना ब्रिटिश जो है वो आगे आना चाहिए, ब्रिटिशरों का यही पॉलिसी था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था हमारी कंट्री में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुआ ब्रिटिशरों के टाइम में, और पॉपुलेशन थी जो उसके साथ में वो ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब रिसोर्स भी वो ज़्यादा मतलब डिमांड करेंगी ना, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ओवरऑल पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और जो डेवलपमेंट कम ही रह गया। तो इससे क्या हुआ, जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो बहुत ही कम हो गया, ठीक है। और जॉब क्रिएशन जो था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो जॉब क्रिएशन हुआ था हमारी कंट्री में वो कन्फाइंड था किसी रीजन में। मतलब अगर देखा जाए तो कोई रीजन जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ जॉब क्रिएट हुई होगी वहाँ, लेकिन जब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं हो जो जिस रीजन में, वहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो जॉब क्रिएट हुई थी उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिला होगा, ठीक है। पीपल और जो लोग थे जो शहरी एरिया में जो आए थे माइग्रेट करके वो ऑड जॉब्स मतलब अजीब, मतलब कोई भी काम करना, रिक्शा चलाना, और ऐसा कोई दिक्कत गलत बात नहीं है ऐसा कुछ काम करने में, लेकिन उससे क्या होता है उनका जो वेजेस रहता है वो लो रहता है। तो इस तरह से उन्होंने ऑड जॉब्स करना शुरू कर दिया, तो और जो स्लम्स थे उनमें रहना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो गाँव का एक फीचर था कि स्लम्स में रहना, वो अब जो अर्बन एरिया का फीचर बन गया, ठीक है। पहले अर्बन एरिया में ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो रूरल एरिया का ये जो स्लम में रहने का जो ट्रेडिशन था वो अब यहाँ पे अर्बन एरिया में भी एक्सटेंड हो गया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करने लगे जो माइग्रेट हुए थे रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में, ठीक है। चलिए, अब और दूसरे रीज़न भी ये है कि आय में असमानता, मतलब इनइक्वालिटी इन इनकम, मतलब जो हम देखते हैं ना, अब
इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एक सेक्शन के पास बहुत ज़्यादा इनकम होती है तो दूसरे सेक्शन के पास बहुत ही कम इनकम आती है। तो ये जो अगर 100 लोग हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, तो उनमें से 5 लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा इनकम है और बाकी जो 95 है उनके पास बहुत ही कम इनकम होती है। तो ये एक इनइक्वालिटी हमारे देश में प्रिवेल कर रही है आज भी, ठीक है। इसके कई कारण होते हैं, हिस्टोरिक रीज़न भी है, जियोग्राफिकल रीज़न भी है, सोशल रीज़न भी है, कल्चरल रीज़न भी है, कई सारे रीज़न होते हैं इसके, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल होता है, इनइक्वालिटी भी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। और जो बड़े कॉरपोरेशन होते हैं वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं लेकिन वो अपने वर्क फोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ज़्यादा सैलरी नहीं देते, तो एक तरह से ये भी हुआ ना इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए, अब रिसोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में उसमें भी इनइक्वालिटी है, मतलब जो पूरे देश में जो रिसोर्स है वो एक हम स्टेट की जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स है उनके नज़रिए से देखें तो कई राज्यों में अच्छे रिसोर्स होंगे, कई राज्यों में रिसोर्स नहीं होंगे। जैसे कि हम बात करें कि उड़ीसा में मतलब ऐसे रिसोर्स तो है लेकिन उनका जो यूटिलाइजेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो सकता और उसकी जो जियोग्राफी है वो भी अच्छी नहीं है, वो जो साइक्लोन हिट होते हैं मतलब उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे राज्य है मतलब महाराष्ट्र है और गुजरात है उनमें रिसोर्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना कि कोई राज्यों के पास अच्छे रिसोर्स है, किसी के पास अच्छे रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी एक प्रिवेल करती है हमारी कंट्री में रिसोर्स की भी, और ये एक बड़ा रीज़न है हमारी कंट्री में, ये याद रखना। संसाधनों में वितरण में जो असमानता है ना हमारी कंट्री में, ये एक बड़ा रीज़न है इंडिया की पॉवर्टी में, ठीक है। और इसमें जब जियोग्राफिकल फैक्टर काम करते हो ना, मतलब चलिए अगर कोई जियोग्राफिकल फैक्टर मतलब उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, जियोग्राफी तो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न जब काम करते हैं ना जियोग्राफिकल रीज़न, तब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं अपने साइड से, ठीक है, कि ये इनइक्वालिटी को कम किया जाए। अदर सोशियो इकोनॉमिक रीजन, अन्य सामाजिक आर्थिक भी रीज़न होते हैं कोई, ठीक है। ये तो थे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ और भी मतलब फैक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, अभी एंटी पॉवर्टी जो रीजन जो भी गवर्नमेंट जो काम कर रही है पॉवर्टी को कम करने में, उसमें 2 मुद्दे पर आधारित है। ये सब जो भी स्ट्रेटेजी बनाती है, पॉलिसी बनाती है, वो 2 मुद्दों पर आधारित है, ठीक है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना पहला, तो दूसरा जो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, मतलब वो जो फोकस्ड पॉलिसीज होती है, पर्टिकुलर गोल को लेकर वो चलते हैं कि इस सेक्शन का ये पॉवर्टी रेशियो कम होना चाहिए, पर्टिकुलर सेक्शन का पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलर मतलब उसमें पर्टिकुलर डिफाइंड गोल होता है, इसको कहते हैं हम टारगेटेड प्रोग्राम्स, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का क्यों ये मतलब ये मुद्दा रखा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो पॉवर्टी रिडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वहाँ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी भी होता है, पॉवर्टी में रिडक्शन होता है। अब वो कितना प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट कंट्री के हिसाब से डिफरेंट रहता है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उससे क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना कि लिंक्ड होता है वो रिडक्शन इन पॉवर्टी से, वो क्यों होता है वो मैं दिखाता हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज होती है उस जो कंट्री में उसको बढ़ाता है, ठीक है, और रिसोर्सिस को भी बढ़ाता है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है करना चाहिए कंट्री को, उसके लिए ज़्यादा कंट्री को रिसोर्सिस मिल पाते हैं, ठीक है। मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट होंगी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी ज़्यादा पैसा आएगा तो वो भी इन्वेस्ट कर सकेगी गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण जो भी पॉवर्टी होती है वो कम होती है, मतलब रिडक्शन होता है उसमें, ठीक है। और जो पीपल होते हैं इकोनॉमिक डेवलप ग्रोथ के बाद, मतलब जो पीपल भी होते हैं उनकी भी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, उनमें भी अवेयरनेस आती है, तो पीपल भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और अच्छी जो हेल्थ केयर सुविधा है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उनकी मेंटालिटी का भी एक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उनकी कंडीशन का भी डेवलपमेंट होता है, मेंटालिटी का भी डेवलपमेंट होता है, इस तरह से, ठीक है। चलिए, और लेकिन जो भी अभी जो इसी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भी अभी पुअर रहते हैं, अभी पुअर है, मतलब हर किसी का तो पॉवर्टी में रिडक्शन नहीं होगा, तो जो भी अभी पुअर है वो उनका एडवांटेज नहीं शायद ना भी उठा पाए, ठीक है। जो मतलब जो भी बहुत ही पिछड़े, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ, वो इन इकोनॉमिक ग्रोथ का ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकते, कभी कभी मतलब कई बार ये ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकते, तो फिर भी पुअर रह जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी पुअर रह जाते हैं, ठीक है। चलिए,
और इसका और दूसरा एक कारण ये है कि ग्रोथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना होना चाहिए था ना, इतना है नहीं हमारी कंट्री में। मतलब जितना एंटिसिपेट किया गया था, जितना हमने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छे से हुआ नहीं है। इसके कई रीज़न है, टेक्नोलॉजिकल रीजन है, मतलब जियोग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कई रीजन होते हैं इसके। लेकिन वो मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का अच्छा सा ग्रोथ अभी भी नहीं हुआ है, ये बिलो एक्सपेक्टेशन है, मतलब उम्मीद से काफ़ी कम है, ठीक है। इससे क्या होता है कि पॉवर्टी पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है आज भी। विलेजेस में जो रहते हैं ना लोग, जो बड़े नंबर पे लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल है, जो बड़े नंबर के मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में जो गरीब लोग गाँवों में रहते हैं, वो आज भी कृषि पे निर्भर करते हैं। तो कृषि में अगर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब यही उनकी पॉवर्टी अभी भी प्रिवेलिंग है, मतलब वो आज भी पुअर ही है, ठीक है। तो अब क्या है कि इन परिस्थितियों में, ठीक है, गवर्नमेंट को ये लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम, मतलब जो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम मैंने बोला ना, वो काफी आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को उनको फोकस में रख के पॉलिसी फ्रेम करने और स्कीम्स बनाने में जरूरत रहती है, वरना ये लोग काफी पुअर ही रहेंगे फ्यूचर में भी। इसलिए गवर्नमेंट को उनको रिसोर्सेज की एक्सेस कराना और पॉलिसी का फ्रेम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब उसके कौन सी जो गवर्नमेंट ने जो भी टारगेटेड एक्शंस लिए थे वो हम दिखाते हैं कि उन्होंने जो महात्मा गांधी, जो मनरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ठीक है, 2005 में आया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है जो 1993 में शुरू की गई थी। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जो 1995 में शुरू किया था, REGP हम बोलते हैं उसको। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसमें देखिए ये एक चीज़ आती है, रूरल देखने को मिलता है, रूरल, यहाँ पर भी रूरल, ठीक है, यहाँ पर भी ग्राम लिखा है, मतलब ग्राम मतलब रूरल, ठीक है। ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। तो ये रूरल को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पॉवर्टी दिखने को मिलती है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम होती है, उन लोगों के पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूरल एरिया को ज़्यादा टारगेट किया है अपनी स्कीम्स और पॉलिसीज़ में, ठीक है। चलिए, और भी अभी आगे भी थोड़े एक्शंस दिखाई दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें भी ग्रामोदय या अंत्योदय अन्न योजना, मतलब ये फूड प्रोवाइड करने के लिए ये योजना लाई गई थी, इसमें भी ग्रामोदय योजना है, मतलब इसमें भी रूरल एरिया का जिक्र किया गया है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने रूरल एरिया पे ज़्यादा फोकस भी किया है पॉलिसीज में, पॉवर्टी को घटाने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा वो जो भी वो रिसोर्सेज है वो मिल सके, इसलिए वो अपनी पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इंडिया में चैलेंजेस क्या है पॉवर्टी की? मतलब अभी इंडिया कर तो रहा है ग्रोथ, लेकिन पॉवर्टी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, ठीक है। अब पॉवर्टी कमी तो आई है, जैसे हमें पता है हमारी कंट्री में कमी तो आई है पॉवर्टी में, ठीक है। अब फिर भी वो एक बिग चैलेंज क्यों है? जैसे कि मैंने बोला ना, ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होता है, ये डायनामिक एस्पेक्ट होता है, ये चेंज होता रहता है इसका गोल, इसके जो गोल्स है ना वो चेंज होता रहता है। कौन सी है जो चैलेंजेस है? वो डिस्पेरिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता है। जैसे कि मैंने बोला कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पॉवर्टी है ना वो ज़्यादा है, रूरल मतलब अर्बन एरिया के हिसाब से। अर्बन एरिया में अगर इतनी पॉवर्टी है तो ग्रामीण एरिया में इतनी पॉवर्टी है, जैसे कि मैंने बताया ना कि ग्रामीण एरिया में ज़्यादा प्रोपोर्शन है पुअर लोगों का, तो एक तरह से ये असमानता हुई, ठीक है। और जो पॉवर्टी का जो इंटरप्रिटेशन है ना वो एकदम नेरो मतलब उनकी संकीर्ण व्याख्या है, मतलब वो सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल पे हम व्याख्या करते हैं कि एक इंसान को एक दिन में इतनी कैलोरी चाहिए, तो इतना इसको मिल जाए इसका खाना, मतलब वो पुअर नहीं है, ठीक है। रीजनेबल लेवल की हम नहीं करते हैं, मतलब इसके मतलब जो भी रिक्वायर्ड लेवल है सब्सिस्टेंट लेवल, उससे ज़्यादा लेवल का जो भी उसको रिसोर्सेज मिलना चाहिए उस पर व्याख्या नहीं की जाती, लेकिन सिर्फ जो संकीर्ण व्याख्या है निर्वाह स्तर की, उसी पे हम आज भी चलते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, जो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी है ना, वो हमें एक्सपांड करना चाहिए ह्यूमन पॉवर्टी में। अब ये क्या है ह्यूमन पॉवर्टी? मैंने पहले ही बताया था कि ह्यूमन पॉवर्टी का कंसेप्ट हम देखेंगे। अब ये ह्यूमन पॉवर्टी क्या है ये हम देखते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पीपल, अगर चलो कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो उसको इतना तो मिल जाता है कि जो
उसका एक दिन का निर्वाह चल जाए, उसको एक दिन का जो वेज है वो मिल जाता है, वो 2 टाइम तो खाना तो खा लेता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पुअर नहीं हुआ, स्टेटिस्टिकली ये पुअर नहीं हुआ। लेकिन अगर अब उसको कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारे पास एजुकेशन है, तुम्हारे बच्चों के पास हेल्थ केयर है, अच्छा तुम्हारे बच्चों के पास, मतलब तुम्हारे पास और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है तुम में कि तुम भविष्य में भी अपना अच्छा से निर्वाह कर पाओगे, अगर इसका जवाब ना है तो वो पुअर, टेक्निकली तो पुअर नहीं है, लेकिन इसमें ह्यूमन पॉवर्टी का मतलब एक ह्यूमन तरीके से देखा जाए, मानवीय तौर पे देखा जाए तो वो पुअर ही है, क्योंकि उसके पास एक दिन का खाना तो आ गया, उतना वेज तो है उसके पास, लेकिन जो उस दूसरी भी आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो नहीं है उसके पास। ये सब जो डेली सबसिस्टेंस लेवल के बाद जो ये जो एस्पेक्ट्स है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, ये सब ह्यूमन पॉवर्टी के फैक्टर में आता है, ठीक है। तो इस तरह से पॉवर्टी ह्यूमन पॉवर्टी में कन्वर्ट होती है जब हम इस फैक्टर को भी कैलकुलेशन में लेने लगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कंसेप्ट होता है ह्यूमन पॉवर्टी का। चलिए, अब हमने जो पॉवर्टी का जो उन्मूलन हमें करना है, इरेडिकेशन, मतलब हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है पॉवर्टी को, ये एक डायनामिक चैलेंज है। डायनामिक चैलेंज का मतलब क्या हुआ कि उसके जो गोल है ना वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मतलब आज कोई अलग चेंज है, जब आज़ादी के बाद सब हमारे जो पॉवर्टी रिडक्शन के टारगेट्स थे वो क्या थे कि लोगों को सबसिस्टेंस लेवल पे जो भी खाना हो वो मिल जाना चाहिए, फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ये सब। और आज अब जब हम थोड़ा ग्रोथ कर चुके तो हमारा नया गोल क्या होगा, मतलब गोल चेंज हुआ हमारा, अब नया गोल क्या होगा कि अब ह्यूमन पॉवर्टी भी आनी चाहिए, लोगों में एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब भी होना चाहिए। पहले सिर्फ एक टाइम का खाना मिल जाए उतनी चलेगी, अब जो ग्रोथ हुआ तब ये सब भी उसे मिलना चाहिए। इस तरह से ये डायनामिक चैलेंज है, गोल बदलता रहता है हमारा, जैसे हम ग्रोथ करते जाते हैं वैसे, ठीक है। आज हम वैसे मिनिमम नेसेसिटीज प्रोवाइड करने में सक्सीड तो हुए हैं, ठीक है, हमारा देश सक्सीड तो हुआ है मिनिमम नेसेसिटीज प्रोवाइड करने में, लेकिन फिर भी हेल्थ केयर और जो एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी है, जो सब लोगों को देने में, हमें जो पुअर को इक्वालिटी और डिग्निटी देने में, लैंगिक समानता और जो सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी प्रदान करना, ठीक है, और सम्मान देना गरीबों को, ये आज भी एक बड़ा टास्क है हमारी कंट्री के सामने, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसीज भविष्य में भी बनानी पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स में, उसका जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें भी उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, ठीक है। जो फोर्थ चैप्टर होगा उसमें हम उसमें जो पढ़ाया गया उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।